हेलो बच्चों, आज हम आपका जो वर्कशीट आई है 44 जो आपके इतिहास के चैप्टर नाजीवाद और हिटलर का उदय में से आई है उसको पढ़ेंगे आज। और आपको पहले ही पता है कि जर्मनी और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य जो पहले विश्व युद्ध में हार गए थे और मित्र राष्ट्रों ने इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस ने जर्मनी को पहले विश्व युद्ध का जिम्मेवार ठहरा के इसके ऊपर जितना भी सारे पहले विश्व युद्ध में शामिल देशों का नुकसान हुआ था वो जर्मनी से भरपाई की थी। तो पहले विश्व युद्ध के कारण जो पहला विश्व युद्ध जर्मनी ने लड़ा था वो कर्जे लेकर लड़ा था, तो इसके पास पहले ही पैसा नहीं था। और जब इसको सारी जिम्मेवारी इस पे डाल दी गई मित्र राष्ट्रों द्वारा कि पहला विश्व युद्ध जो हुआ है उसका कारण जर्मनी है, तो इसकी हालत और भी खराब हो गई। और पहले वहाँ पर सम्राट था, हिटलर था, जिस जो चाहता था कि पूरे यूरोप पर कब्जा कर ले। लेकिन जब उसने पहले उसके कारण जर्मनी का पहले विश्व युद्ध में शामिल हो गया जर्मनी हिटलर के कारण, तो हार होगी जर्मनी की। और फिर सम्राट ने हार का जिम्मेवार खुद को ठहराते हुए इस्तीफा दे दिया। तो वहाँ के लोगों ने अब वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना कर ली संविधान बना के, जिसको जिसको जो वहाँ की नई सरकार बनी उसको वाइमर गणराज्य के नाम से जाना गया। जो लोकतांत्रिक सरकार बनी और संविधान बनाकर उसको वाइमर गणराज्य का नाम दिया गया। युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य। और जो नई सरकार थी अब उसने जर्मनी का जो हर्जाना मित्र राष्ट्रों ने लगाया था जर्मनी पर, उसकी भरपाई नई सरकार ने करनी थी। और जिसके कारण एक तो जर्मनी की हार हो गई थी पहले विश्व युद्ध में, और एक उनको हर्जाना भरना पड़ा था, जिसके कारण वो अपने आप को राज्य का अपराध बोल, यानी कि हार का, एक तो हार गए वह और वो अपने आप को अपराधी महसूस कर, जर्मनी के लोग एक हार गए, हारने के बाद उनको जो हर्जाना भरना पड़ा उसके लिए उनको ज़्यादा वो अपने आप को अपराधी महसूस कर रहे थे। एक जर्मनी हार गया जिसके कारण देश का अपमान हुआ, जिसको हम देश का अपमान को राष्ट्रीय अपमान कहते हैं। जर्मनी का राष्ट्रीय अपमान हुआ और राष्ट्रीय अपमान के साथ उसके ऊपर जिम्मेवारी डाल दी गई कि पहला विश्व युद्ध जर्मनी के कारण हुआ है। तो हर्जाना जब वर्साई की संधि द्वारा लगाया गया तो उसका जो आर्थिक स्तर पर भी वो अपंग हो गया का मतलब उसके पास पैसे की कमी होगी, क्योंकि पहले ही पैसा नहीं था, उसने कर्ज लेकर पहला विश्व युद्ध लड़ा था। और जब मित्र राष्ट्रों ने उससे पहले विश्व युद्ध का जिम्मेवार ठहरा के उससे सारा जितने भी उस पहले विश्व युद्ध में देश शामिल थे उनका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई जर्मनी से की। वाइमर गणराज्य के जो हिमायती थे, जिन्होंने नई लोकतांत्रिक सरकार बनाई थी संविधान बनाकर जर्मनी के अंदर, उन लोगों को और उनके समर्थकों को नवंबर के अपराधी कहकर चिढ़ाने लगे थे लोग खुलेआम। और इस मनोदशा का मतलब जो 1930 के आसपास की जो वहाँ की राजनीति थी उसके राजनीतिक घटनाओं के ऊपर भी इसका असर पड़ा। जो एक तो राष्ट्रीय अपमान, एक पैसे की कमी आ जाना और नवंबर के अपराधी कहा जाना, तीन राष्ट्रीय अपमान, पैसे की कमी हो जाना जर्मनी के पास और जर्मनी की नई सरकार को नवंबर के अपराधी जो कहा जाता था, इसका वहाँ 1930 के आसपास जो वहाँ सरकार थी उसकी घटनाओं पर भी, उसकी घटनाक्रम पर भी इसका असर पड़ा। उस समय का जो समाज था 1930 के आसपास का, वहाँ पर सिपाहियों को ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी थी आम नागरिकों के बजाय। और जो राजनेता थे वहाँ के और प्रचारक थे वो क्या कहते थे कि वो व्यक्ति जो पुरुष होता है वो आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, उसमें मर्दाना गुण होना चाहिए। वहाँ के राजनेता और प्रचारक क्या, वहाँ पर 1930 के आसपास सिपाहियों को ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी थी आम नागरिकों के मुकाबले। और राजनेता और प्रचारक कहते थे पुरुष कैसा होना चाहिए, आक्रामक, जिनके गुस्से वाला, ताकतवर और मर्दाना गुण वाला। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी होते थे जो उनकी ज़्यादा महत्व बढ़ गया था। देश की जो प्रतिष्ठा सम्मान होता है उसका
ज़्यादा जर्मनी में 1930 के आसपास महत्व बढ़ गया था। देश का सम्मान और प्रतिष्ठा उन्होंने खो दी थी हार कर, और वो उसको दोबारा प्राप्त करना चाहता था जर्मनी। और आक्रामक फौजी अगर होंगे तो वही देश को जीत दिला सकेंगे। तो आक्रामक फौजी होने चाहिए वहाँ पर, जो मतलब वहाँ के फौजियों का जो मनोबल है वो टूट गया होगा, तो वहाँ के राजनेता थे जो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आक्रामक फौजी को ज़्यादा सम्मान देने लगे थे, ताकि जो देश के सिपाही थे वो दोबारा मतलब देश की रक्षा करने के लिए अच्छी तरीके से रक्षा कर सकें। और देश हारने के कारण देश का जो अपमान हुआ था उसको बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वहाँ कोशिशें होने लगी थी। नए राजनीतिक विचारों का उदय है। अब वहाँ पर राजनीतिक नए जर्मनी में भी रूस के अंदर रूसी क्रांति हुई थी, रूस के अंदर समाजवाद आ गया था। समाजवाद का मतलब देश की जो धन दौलत होती है उसमें सारे देश के लोगों का बराबर हिस्सेदार होना। तो जर्मनी में भी ऐसी ही भावना, रूस के समाजवाद जैसी भावना पनपने लगी थी, जिसके कारण जो जर्मनी के मजदूर और नाविक थे वो जैसे सोवियतें रूस में बनी थी वैसी ही सोवियतें बनाने लगे थे। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन, मतलब जो वाइमर सरकार बनी थी वहाँ लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, उसके उसमें राजनीतिक परिवर्तन लाने की किस किसने कोशिश की? समाजवादियों ने, डेमोक्रेट्स यानी कि लोकतंत्रवादियों ने, और कैथोलिक गुटों ने कोशिश की थी वाइमर गणराज्य के में राजनीतिक परिवर्तन लाने की। जो स्पार्टकिस्टो था, स्पार्टकिस्टो ने वहाँ की जर्मनी की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी शुरुआत की थी या नींव रखी थी। स्पार्टकिस्टो ने कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी थी। इसके बाद कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट को साम्यवादी और समाजवाद, इनकी विचारधारा एक ही होती है कि देश के सारे धन दौलत के ऊपर सारे देश के नागरिकों का बराबर हक है। लेकिन वहाँ जर्मनी के अंदर जो कम्युनिस्ट थे और समाजवादी थे उनके बीच में मतलब वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए थे। वहाँ के साम्यवादी समाजवादी जो एक ही विचारधारा के होने के बावजूद एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, जिन्हें हिटलर, जहाँ जिसने उसको जर्मनी को हराया था हिटलर, इन्होंने समाजवादियों ने और साम्यवादियों ने कहा तो हिटलर के विरुद्ध साझा मोर्चा खोलना था, लेकिन वो इसलिए नहीं खोल पाए क्योंकि ये एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए, साम्यवादी और समाजवादी। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। वहाँ जो वहाँ के समाज को बदलना चाहते थे, जो देश जर्मनी से प्यार करने वाले लोग थे, वो रेडिकल विचारधारा को अपनाने लगे थे। वहाँ के क्रांतिकारी जो समाज को बदलना चाहते थे जर्मनी के, और जो वहाँ के उग्र राष्ट्रवादी थे जो जर्मनी को प्यार करने वाले लोग थे, वो रेडिकल विचारधारा को की तरफ बढ़ने लगी थी। आर्थिक संकट कैसा आया? आर्थिक संकट यानी कि पैसे की, क्योंकि पहला विश्व युद्ध भी जर्मनी ने कर्ज लेकर लड़ा था, और उसके बाद उसको जिम्मेवार ठहरा के उससे सारे उस नुकसान की भरपाई की गई जो विश्व युद्ध में सारे शामिल देशों को हुआ था। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, तो मैंने आपको बता दिया। और युद्ध के बाद तो उसे और पहले विश्व युद्ध को कर्जा लेकर लड़ा, उसके बाद युद्ध के अंदर जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई किसको करनी पड़ी? जर्मनी को सोने की मुद्रा मिली, जिसके कारण वहाँ के जो जर्मनी के सोने के भंडार थे वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर, जब पैसा तो उसके पास है ही नहीं था, तो 1923 में जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए कि वो ना तो कर्ज चुकाएगा ना ही हर्जाना भरेगी। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर, और वो वहाँ पैसे की कमी हो गई तो उन्होंने नई नोट यानी कि मार्क को, वहाँ की मुद्रा जैसे हमारी रुपया है तो वहाँ क्या थी? मार्क। तो वहाँ की मार्क मुद्रा को बहुत ज़्यादा मात्रा में, जब मुद्रा ज़्यादा मात्रा में छप जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जर्मनी के सरकार ने पैसे की कमी को पूरा करने के लिए मुद्रा छापी थी। वहाँ की जो मुद्रा थी वो मार्क थी,
ज़्यादा मुद्रा छपने के कारण वहाँ की मुद्रा की वैल्यू गिर गई थी। और दिसंबर 1923 तक $1, मतलब सारी दुनिया के जो मुद्रा है उसको डॉलर के साथ कंपेयर किया जाता है। तो वहाँ जो डॉलर था दिसंबर 1923 में, डॉलर खरबों मार्क में मिलने लगा। जैसे जैसे यानी कि मार्क जो मुद्रा थी वहाँ की जर्मनी की, उसकी वैल्यू गिरती गई। तो जो जरूरी वस्तुएं थी जर्मनी के अंदर, उनकी कीमत बढ़ती गई, आसमान को छूने लगी। ऐसा टाइम आ गया था क्योंकि वहाँ पे एक जो पाव रोटी होती है, डबल रोटी होती है, जिसको ब्रेड कहते हैं, उसको खरीदने के लिए पूरा एक जो बैलगाड़ी होती है वो भरकर लेके जानी पड़ती थी, इतनी महंगाई हो गई थी वहाँ पर। इस संकट को, और किसी देश की जो मुद्रा होती है वो ज़्यादा हो जाने के कारण, उसकी वैल्यू गिर जाने के कारण, और जो वहाँ की जरूरी वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत बढ़ जाने के कारण, इसको अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। और जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो जब आम चीज़ों की वस्तुएं बेहिसाब बढ़ जाती है तो उसे अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्वेश्चन भी आ जाता है कि अति मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। जर्मनी का जो ये संकट आया था, चाहे पहले विश्व युद्ध में अमेरिका जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था, फिर जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया था। और अमेरिका ने इसको जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉब्स योजना बनाई थी। डॉब्स योजना के अंदर जो उसके ऊपर हर्जाने की शर्तें लगाई गई थी, पहला विश्व युद्ध होने के कारण वो उनको दोबारा तय किया गया। जो पहली हर्जाने पुरानी हर्जाने की शर्तें थी, मित्र राष्ट्रों ने थोपी थी उसके ऊपर, उनको दोबारा से तय किया गया। अमेरिका ने मदद की थी उसको आर्थिक संकट से निकालने के लिए, जर्मनी के लिए डॉबस योजना बनाई थी, ये भी याद करना है। अमेरिका आर्थिक संकट में फंस गया था, उसको निकालने के लिए जर्मनी जर्मनी आर्थिक संकट में फंस गया था, उसको आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए अमेरिका आया था। अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई थी, जिसके तहत उसने जो उसके ऊपर जर्मनी के ऊपर जो पहले हर्जाने मित्र राष्ट्रों हर्जाने की शर्तें लगाई थी, उनको अमेरिका ने दोबारा तय किया। जर्मनी में आर्थिक सुधार के लिए मतलब जर्मनी में जो पैसे संबंधी सुधार लाने के लिए जर्मनी अमेरिका से कर्जे के लिए अमेरिका पर आश्रित हो गया, डिपेंड हो गया। जब 1929 में अमेरिका की जो शेयर बाजार था, जिसका नाम था, याद रखना, अमेरिका के शेयर बाजार का नाम क्या था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। 1929 में अमेरिका का जो शेयर बाजार था वो धराशायी हो गया, मतलब वहाँ पर शेयरों की कीमतें कम हो गई। वहाँ के शेयर बाजार यानी कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में शेयरों की कीमतें गिरने लगी। तो जिसके कारण जर्मनी को जो कर्जा दे रहा था अमेरिका, वो भी रातों रात बंद हो गया 1929 में। 1929 से 32 की इस महामंदी तक पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी, यानी कि कीमतें बहुत गिर गई थी वस्तुओं की। 1929 से 1932 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर है। जो पूरी दुनिया में 1929 से 1932 के बीच मंदी आई थी, मतलब हर चीज़ की कीमत जीरो हो गई थी तकरीबन। इसका जो बुरा प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा था वो जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। वहाँ पर जर्मनी में बेरोजगारी, पैसा ना होने के कारण लोग लूट सूट करने लगे थे, जिसके कारण अपराध बढ़ गया था। चारों तरफ गहरी हताशा थी, लोग लोग दुखी थे, ना तो रोजगार था, ज़्यादा एक लूट खसूट होने लगी थी, अपराध बढ़ गया था। चारों तरफ लोग हताश थे, दुखी थे। जर्मनी के अंदर लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था में लोगों का जो वाइमर गणराज्य बनाया गया था, लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था बनाई गई थी वहाँ पर, उसमें लोगों का विश्वास खत्म होने लगा था, क्योंकि वो उनके लिए कोई समाधान, क्योंकि वहाँ पर पहले सम्राट होता था, लेकिन बाद में पहले विश्व युद्ध के बाद वहाँ लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। इसमें लोगों का विश्वास खत्म होने लगा था, क्योंकि जो वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका समाधान वो लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था नहीं खोज पाई थी। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीन माहौल हो गया था।
वहाँ की जो सरकार थी वो वहाँ टिक नहीं पा रही थी, राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी और कोई वहाँ नेता, ढंग का नेता नहीं रहा था। तो इसलिए वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल पैदा हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़े वो आपने देखा ही है। वहाँ की जो मुद्रा थी वो धराशायी हो गई थी, वहाँ पर अति मुद्रास्फीति आ गई थी। जो आम वस्तुएं थी, जो जरूरी वस्तुएं थी, उनकी कीमतें बढ़ गई थी। वहाँ पर अपराध फैल गया था, बेरोजगार हो गए थे लोग और चारों तरफ लोग हताश हो गए थे। वहाँ राजनीति अस्थिरता और नेतृत्वहीनता आ गई थी। वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी? क्या था? एक तो देश को राष्ट्रीय सम्मान दिलवाना था और राष्ट्रीय सम्मान और देश की रक्षा मजबूत करनी थी और जो हर्जाना भरना था वो भी, हर्जाना भरना भी, क्योंकि कर्जा लेकर ही जर्मनी विश्व युद्ध लड़ा था। तो पहले विश्व युद्ध के बाद तो उसके बाद जर्मनी के पास कोई पैसा नहीं था और वाइमर गणराज्य को तो देश का सम्मान वापस करना था, देश की रक्षा की को श्योर करना था और एक वहाँ का जो हर्जाना था उसको भरने की जिम्मेवारी वाइमर गणराज्य पर आ गई थी, जो कि बहुत मुश्किल काम था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों को क्या कारण थे? वहाँ समाजवाद की तरफ लोग बढ़ने लगे थे और समाजवाद की तरफ लोग ऊपर जाके देखो आप यहाँ पे एक रेडिकल विचारधारा की तरफ वहाँ के नेता बढ़ने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को, एक तो जो आक्रामक फौजी को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा था, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को और सम्मान को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा था। यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती है तो उसके क्या परिणाम होंगे? अति मुद्रास्फीति आ जाती है। तो ये आपकी ये वर्कशीट थी तीसरे चैप्टर में से, इतिहास के जो डिफिकल्ट चैप्टर है। अगर इन तीनों वर्कशीट को आप ढंग से समझ लोगे तो आपका ये जो हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। विषय बंद हो गया, वर्कशीट वो